अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हम अब फर्दर कंटिन्यू करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी को। इससे पहले दो तीन या चार टॉपिक्स आप कह लें कि हमने ऑलरेडी स्टडी किए और हम सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड देन टाइप्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट या आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एंड देन हमने रिसर्च प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, जो प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है रिसर्च का। अच्छा जी, पहले तो ये है कि रिसर्च आपका स्टार्ट होगा प्रॉब्लम से, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और आप उस प्रॉब्लम को क्या स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। सही है, वो तो हो गया। उसके बाद मैंने आपको ओवरव्यू दिया रिसर्च प्रोसेस का। सही है, रिसर्च प्रोसेस का। तो रिसर्च प्रोसेस जब आप स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो आपके पास आ जाता है, जिसको आपने कंसिडर करना है, जिसकी आपने केयर करनी है, जिसको आपने एक्सेप्ट करना है, वो होता है सैम्पल। सही है, यहाँ पर टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग मेथड्स। सही है, लेकिन सैम्पलिंग मेथड से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सैम्पल क्या होता है और रिसर्च प्रोसेस में सैम्पल का क्या रोल होता है। सही है, गौर से सुने। देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले आपने रिसर्च परफॉर्म करना है और डिस्ट्रिक्ट कोहार्ट में। सही है, और डिस्ट्रिक्ट कोहार्ट में आपने रिसर्च परफॉर्म करना है एक एज ग्रुप पे। किस पे? एज ग्रुप पे। एज ग्रुप आपने आइडेंटिफाई किया कि मैंने देखना है कि भाई 15 से लेके 45 ईयर्स तक जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ओरल डिजीज़ की क्या फ्रिक्वेंसी होती है, या टंग डिसऑर्डर की क्या फ्रिक्वेंसी है, या ओरल कैंसर की क्या फ्रिक्वेंसी है। सिंपली मैं यही बता रहा हूँ। तो इस तरह होगा कि आप जितनी भी पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट कोहार्ट में 15 से एज से लेकर 45 एज तक, उन सब से आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। ये फिजिबल नहीं है कि आपके पास हर बंदे का डेटा हो, आप हर बंदे को जानते हो और आप हर बंदे के घर जाए और आप हर बंदे से डेटा कलेक्ट कर ले। सही है, उससे इंफॉर्मेशन ले ले फॉर योर रिसर्च। ये पॉसिबल नहीं। तो आप क्या करते हैं? आप इस तरह करते कि आप एक ग्रुप बना लेते हैं, एक 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 फिगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिसर्च फार्मूलाज के थ्रू कि मेरी ये रिसर्च है, इस रिसर्च में मुझे कितने बंदे ऐसे चाहिए होंगे जो पूरे कोहार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोहार्ट की जो आबादी है 15 से लेकर 45 ईयर्स के लोगों की, वो उसमें 30,000 पीपल आते हैं। सही है, तो आप 30,000 पीपल से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। आप कोई ऐसी फिगर अचीव करेंगे, कोई ऐसी ग्रुप बनाएंगे, सही है, जो इस पूरे 30,000 पीपल को कैरेक्टरिस्टिक वाइज या करेक्टर वाइज रिप्रेजेंट कर सके। मतलब कि आप उनसे क्या एक समरी लेंगे लोगों की, एक ब्रीफ ग्रुप ऑफ पीपल आप उनसे सेलेक्ट करेंगे। सही है, फॉर एग्जांपल आपने इन 30,000 लोगों में से 300 ऐसे लोग सेलेक्ट कर लिए जो स्पेसिफिकली, उनमें वो सारे करेक्टरिस्टिक मौजूद है, वो सारे हैबिट्स मौजूद है, वो सारे पैटर्न एंड ट्रेंड्स मौजूद है, वो सारे बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड मौजूद हैं जो इन 30,000 बंदों में मौजूद है। तो जब आप ऐसे एक ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं फॉर फिजिबिलिटी, अपनी आसानी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, सही है, तो इसी तरह ग्रुप को कहा जाता है सैंपल। सैंपल किसको कहते हैं? सैंपल पॉपुलेशन से आप एक ऐसा ग्रुप बना लेते हैं, सही है, जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक वाइज। करेक्टर वाइज वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उस ग्रुप को कहा जाता है सैंपल। अलग अदामा सो को सैंपल में वागस्तो समी वागस्तो सैंपल। जैसे ही आपके पास चीज़ें आती हैं ना, आप 1,000 2,000 3,000 अगर आप आइटम्स की शॉपिंग करते हैं डिफरेंट, सही है, तो आप सबसे पहले उनसे एक सैंपल ले लेते हैं। तो सैंपल क्या होता है? सैंपल वही चीज़ होती है जो इस पूरे आइटम्स को रिप्रेजेंट करती है। तो सैंपल भी आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल होता है, सही है, पॉपुलेशन होता है, जो आपके पूरे पॉपुलेशन, आपका टारगेट पॉपुलेशन क्या है? पूरा कोहार्ट है, उससे आपने सैंपल ले लिया जो इस पूरे कोहार्ट के 30,000 बंदों को रिप्रेजेंट कर सके, कि वो सारे कैरेक्टरिस्टिक इन 300 बंदों में है जो इन 30,000 बंदों में मौजूद है। समझ में आई बात? तो सैंपल आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो रिप्रेजेंट करता है आपकी एंटायर पॉपुलेशन को, आपकी रिसर्च की एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है।
आगे। और सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं? सैम्पलिंग मेथड्स वो मेथड्स होते हैं, वो तरीक़े होते हैं, वो एक्सेप्टेबल टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप सैम्पल बना लेते हैं पॉपुलेशन से। तो इन तरीक़ों को कहा जाता है सैम्पलिंग मेथड्स और सैम्पलिंग टेक्निक। तो एक तो आपको मैंने सैम्पल एक्सप्लेन कर दिया कि सैम्पल होता क्या है, और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस मेथड्स के थ्रू, किस टेक्निक के थ्रू आप सैम्पल बनाएंगे। सैम्पल कैलकुलेशन के अपने फार्मूलेस होते हैं, वो आप जब उसमें डेटा पुट करते हैं डेटा, तो वहाँ से आपको फिगर भी आ जाता है कि आपकी रिसर्च के लिए 500 बंदों का सैम्पल ठीक है, 600 बंदों का ठीक है, 1000 बंदों का ठीक है। तो आप उसी 1000 टारगेट पूरा करेंगे, वो 1000, और आप 30,000 की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिसर्च ने आपको ये फिजिबिलिटी दी है कि अगर आपके पास अ ग्रुप ऑफ पीपल आ सकता है जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एंटायर पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर लें। समझ में आई बात? अच्छा जी, की टर्मिनोलॉजीज। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन वो टोटलिटी होती है, टोटलिटी वो टोटल लोग होते हैं, या वो टोटल आपकी क्या होती है, फिगर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, या एग्रीगेट होता है, सही है, जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और जिनमें आप रिसर्च करना चाहते हैं। जिस तरह कोहार्ट के लोग हैं, कीडीए के लोग हैं, तो आलमोस्ट कीडीए के सब लोगों के जो हैबिटेट होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्लास होते हैं, तो आलमोस्ट वो सारे सिमिलर होते हैं। तो इसी तरह पॉपुलेशन आपकी वो टारगेट लोग होते हैं, वो एग्रीगेट होता है, वो टोटलिटी होती है, सही है, जिसमें आप क्या है, इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मैं इन पे रिसर्च परफॉर्म करूं, सही है। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एनीथिंग दैट आर बीइंग स्टडीज। तो पॉपुलेशन में सिर्फ पीपल नहीं आते, पॉपुलेशन में लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सब कुछ वो आ जाता है जिसको आप स्टडी करते हैं। इसमें एटमॉस्फेयर भी आ जाता है, इसमें लोग भी आ जाते हैं, समझ में आई बात, इसमें हैबिटेट्स भी आ जाते हैं, इसमें सारे के सारे क्लाइमेट भी आ जाता है। तो वो सब को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन हमारा टारगेट क्या होता है, वो चीज़ होती है जिस पे हम पूरा टोटलिटी, हमने अब ग्रुप नहीं बनाया, हमने पूरे जिस तरह कीड़िए की जितनी भी पॉपुलेशन है, तो उस पर अगर हम रिसर्च करेंगे तो हम इसको कहेंगे कि रिसर्च पॉपुलेशन। लेकिन सब पे आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप इसके बाद क्या बनाएंगे, सैम्पल लेंगे, जिस तरह मैंने पहले ही कहा। सैम्पल नेसेसिटी, सैम्पल क्यों ज़रूरी है, सैम्पल बनाना क्यों ज़रूरी है? Since population can be very large, a researcher cannot use every single subject, so a sample must be selected to make the research feasible. ये फिजिबिलिटी के लिए होता है, कन्वीनियंस के लिए होता है कि पॉपुलेशन बहुत लार्ज होता है, पॉपुलेशन जियोग्राफिकली वाइड स्प्रेड होता है, पॉपुलेशन पीपल वाइज उसकी आबादी ज़्यादा होती है, समझ में आई बात। तो इसी तरह आपको क्या चाहिए, आपको सैम्पल चाहिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जो क्या कर ले, जो आपके पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर ले फॉर फिजिबिलिटी, सही है। टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है, द स्पेसिफिक पॉपुलेशन टू विच द इन्वेस्टिगेटर रिसर्च इंटेंड टू ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम, दिस डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट रिसर्च एम्स टू रिप्रेजेंट। आपको मैं आसान सा एग्जांपल देता हूँ, सही है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोहार्ट में रिसर्च करनी है, तो डिस्ट्रिक्ट कोहार्ट की जितनी भी एटमॉस्फेयर होगी, लोग होंगे, वो आपके पॉपुलेशन होंगे, समझ में आई बात। अच्छा जी, टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी? टारगेट पॉपुलेशन स्पेसिफिकली अगर आपने 2 या 3 जो एरियाज़ है उनको टारगेट किया है, मतलब कि स्पेसिफिकली आपने कहा कि कीड़िए एंड हंगू पाटक फॉर एग्जांपल, तो ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन आ गई। और इन ये टारगेट पॉपुलेशन से जब आप ग्रुप बना लेंगे तो उस ग्रुप को कहा जाएगा सैंपल। तो चीज़ें थोड़ी सी नैरो होती जा रही हैं। नैरो किस तरह होती जा रही है, पहले आपके पास पूरी पॉपुलेशन आ जाती है जो कि टोटलिटी होती है, टोटल होता है, फिर उसके बाद आपके पास टारगेट पॉपुलेशन आ जाती है जिसको आप स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हैं, और थर्ड आप उन्हीं टारगेट पॉपुलेशन से जब ग्रुप बना लेते हैं फॉर फिजिबिलिटी कि मैं स्टडी कर लूँ, तो इस ग्रुप को कहा जाता है सैंपल। फंडामेंटल सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट, सैम्पलिंग फ्रेम, सही है। इसके बाद अब सैम्पलिंग फ्रेम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम इज द कंप्रिहेंसिव लिस्ट फ्रॉम विच पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स आर ड्रॉन।
This crucial element act as an operational definition of the target population and determined who might be included in the sample. सही है। तो सैम्पलिंग फ्रेम भी ऑलमोस्ट वही चीज़ होती है जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन सैम्पलिंग फ्रेम स्पेसिफिकली वो बाउंड्री होती हैं, वो एरिया होती हैं जिससे आप अपना सैंपल बनाएंगे, जिससे आप सैंपल ड्रा करेंगे, तो उस एरिया को हम कह सकते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। सही है। जिस तरह अगर आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे रिसर्च करनी है तो पूरी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो होगी वो सैम्पलिंग फ्रेम होगी, और इन्हीं आप सारी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आप उनसे एक सैंपल ड्रा कर लेंगे, एक सैंपल क्रिएट कर लेंगे। सही है। सैंपल क्या होता है? अ सैंपल इज अ सब ग्रुप और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सही है। सब ग्रुप और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये है कि इसमें पॉपुलेशन के वो सारे लोग होंगे। सबसेट हम किसको कहते हैं? जिसको कॉमन सेट कहा जाता है, जिसमें ए बी सी सब के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सबसेट का मतलब ये है कि सैंपल ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें पॉपुलेशन, जितना इंटायर पॉपुलेशन है, जितना टारगेट पॉपुलेशन है, उन सब के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सही है। इट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिव रिस्पॉन्ड और इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट इन स्टडी। और ये वही लोग होंगे, सैंपल वही लोग होंगे जो आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट करेंगे, और आप सिर्फ और सिर्फ इन सैंपल से डेटा कलेक्ट करेंगे। उसी डेटा जब आप कलेक्ट करेंगे, उसी डेटा के बेस पे आप अपनी फाइंडिंग्स देंगे, और ये फाइंडिंग्स जो होगी ये जनरल होगी फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोहार्ट। सही है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया था उन सब में डिस्ट्रिक्ट कोहार्ट वालों के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थे। समझ में आई बात? तो सैंपल हमारे पास छोटा सा एक ग्रुप होता है पीपल का, लोगों का, जो इंटायर पॉपुलेशन से या टारगेट पॉपुलेशन से हम ड्रान करते। इसका अपना तरीका है बनाने का कि किस तरह आप सैंपल बनाएंगे इंटायर पॉपुलेशन से। समझ में आई बात? और आपने क्या करना है, इसी सैंपल से आप फर्दर डेटा कलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास, अब ये सैंपल इस तरह नहीं होता कि आप बाय नेम किसी को डिफाइन कर ले कि बस ये सैंपल में आ गया, या नहीं। सैंपल से क्या होता है, सैंपल से आपको पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल जब आप इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसके अपने फार्मूलाज है सैंपल के। सही है। तो अगर आपके पास तादाद आ गई, फिगर आ गया 530, सही है, तो आप अभी 530 लोगों से डाटा कलेक्ट कर ले, उसी एज ग्रुप के, उसी एरिया के। आप पूरे पॉपुलेशन से कलेक्ट नहीं करेंगे, उसी 530 लोगों से। अब 530 में ये नहीं होता कि इसमें कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। जब कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, तो फिर वहाँ से एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। यहाँ मैं सिर्फ सिंपल बात कर रहा हूँ। सही, ये सिंप्लिसिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो आपके पास अगर फिगर आ गया 530, तो आप इन्हीं 530 लोगों से सैंपल क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। सही है। और उसमें कोई भी आ सकता है, जिस तरह रैंडम सैम्पलिंग है। सही है। तो कोई भी इसमें, कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है, उसी डिस्ट्रिक्ट से, उसी इंटायर पॉपुलेशन से। द आइडियल सैंपल। अच्छा, आइडियल सैंपल आपके पास क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन एक्यूरेटली, जो इंटायर पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक वाइज एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर ले। सही है। enable researcher to draw valid inference about the larger group and balance practical constraint with statistical requirement. सही है। enable researcher to draw valid inferences about the larger group, ये सैंपल में ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि आपको जितनी भी रेफरेंसेस इन्फीरियंस कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं वो लार्जर ग्रुप को एक्चुअली रिप्रेजेंट करें। बैलेंस प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट विद स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स, कि जो स्टैटिस्टिक रिक्वायर्ड करता है वो सारे प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है वो सैंपल में होनी चाहिए। ऐसे सैंपल्स नहीं होना चाहिए जिस पे स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज या स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकते। सही है। तो सैंपल में ये कैरेक्टरिस्टिक या टू लार्ज, टू स्मॉल, समझ में ही बात, इसमें फिर आ जाते हैं बियासनेस, आउटलायर्स, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस पे फिर स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज जो है वो एक्यूरेटली अप्लाई नहीं हो सकते। फंडामेंटल ऑफ सैम्पलिंग। सही है। डिफिनीशन, सैम्पलिंग इज द सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सबसेट फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। सैम्पलिंग, अब हम सैम्पल की बात नहीं कर रहे बल्कि सैम्पलिंग मेथड की बात कर रहे हैं, सैम्पलिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं, या सिंपल सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं। सैम्पलिंग हमारे पास क्या है, सिस्टमिक प्रोसेस है जिसके थ्रू, सिस्टमिक का मतलब ये है कि ये इट्स एक्सेप्टेबल प्रोसेस, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। समझ में ही बात। सबसेट फ्रॉम द होल पॉपुलेशन, जिससे हम क्या करते हैं, सबसेट बनाते हैं होल पॉपुलेशन का।
It involves measuring a small portion of something and then making general statement about the whole based on these measurement. तो आप क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल ग्रुप ले लेते हैं और जब आप फाइंडिंग्स देते हैं तो वो पूरे पॉपुलेशन के लिए होती है, पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है। और ये किस बेस पे आप ये पॉपुलेशन ये स्टेटमेंट देते हैं, ये सैम्पल बेस पे देते हैं। 500 बंदों से आपने डेटा कलेक्ट किया और उसी 500 बंदों के बेस पे आपने 30,000 बंदों के लिए स्टेटमेंट दे दिया। वो इसलिए कि इस 500 बंदों में 30,000 बंदों वाले सारे करेक्टरिस्टिक मौजूद थे और ये 500 बंदे 30,000 बंदों को क्या कर ले, एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे थे। पर्पस क्या होता है, पर्पस सिर्फ फिजिबिलिटी होती है। क्या होती है, फिजिबिलिटी, कि भाई रिसर्च हमारे पास फिजिबल हो, आसानी से हो जाए, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचना, एक एक बंदे तक पहुंचना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेचर सैम्पलिंग इज फॉर्मलाइज्ड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर गवर्न बाय मैथमेटिकल प्रिंसिपल दैट इंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस व्हेन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट इट प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेशन विद क्वांटाइबल मार्जिन्स ऑफ एरर्स। क्या है, अब सैम्पल में क्या करेक्टरिस्टिक है, सैम्पल की नेचर क्या है, समझ में बात कि सैम्पल को हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं। सैम्पल को हम इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि सैम्पल जब हम ड्रान करते हैं या सैम्पल हम बनाते हैं तो इसमें स्पेसिफिकली मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स कि ये जो सैम्पल बनता है ये आप ख़ुद से नहीं बनाते, ये आप मैथमेटिकल फार्मूलाज और मैथमेटिकल सैम्पल्स के मैथमेटिकल जो प्रिंसिपल्स है उनके थ्रू बनाएंगे। सही है, और ये प्रिंसिपल्स अगर आप सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, सही है, तो आपको रिलायबल जो क्वांटाइबल करेक्टरिस्टिक होंगे वो मिल जाएंगे। मीन्स के जितने भी आपको डेटा मिलता है वो रिलायबल होगा अगर आपके मैथमेटिकल फार्मूला सही हैं। और जो मार्जिन ऑफ एरर होगा, अब एरर तो आएगा, एरर तो आप ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन कम तो कर सकते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 30,000 बंदे जो हैं वो 500 बंदे जो है वो 30,000 बंदों को बिल्कुल 100% रिप्रेजेंट कर ले। 100% तो बहुत मुश्किल है, सही है, लेकिन 98, 97, 95, 90, 85% तक वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपके मैथमेटिकल फार्मूला सही है और आपने सैम्पल को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया है जो प्रिंसिपल्स हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सैम्पल, सही है, ये एक डायग्राम मैंने डाला है लेकिन यहाँ पर ये डायग्राम सही तरीके से नहीं आया है। एक दूसरा स्लाइड है इस तरह, तो उसमें ये डायग्राम जो है वो बेहतर तरीके से आया है। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं कि बस आप ख़ुद इसको स्टडी कर ले, रीड आउट कर ले, इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं है, बस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, बट डायग्राम यहाँ पर क्लियर नहीं है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। एडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्ड फ्यूअर रिसोर्सेज, टाइम एंड मनी कंपेयर टू स्टडिंग एंटायर पॉपुलेशन। तो एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए, मनी भी ज़्यादा चाहिए, तो ये क्या होगा, फ्यूअर रिसोर्सेज उसको चाहिए। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस वर्कलोड वाइल मेंटेनिंग वैलिडिटी, तो ये एक वैलिड रिसर्च होगा जब आप सैंपल बनाएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल प्रोसीजर है सैम्पलिंग टेक्निक। तो क्या होगा कि रिसर्चर का वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा और वैलिडिटी जो होगी वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, रिसर्च की वैलिडिटी अपनी मेंटेन रहेगी, रिसर्च की वैलिड, और वर्कलोड जो रिसर्चर का होगा वो कम हो जाएगा। प्रोवाइड रिजल्ट मैथमेटिकली विद नॉन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, सही है, तो आपको 100% जो रिज़ल्ट होगा वो मैथमेटिकल फिगर्स फॉर्म में मिलेगा और उसमें आपको एक्यूरेसी का भी पता होगा कि एक्यूरेसी इसमें कितनी है एंड प्रिसीजन इसमें कितनी है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन टू डिफरेंट थिंग, और ये आगे इंशाल्लाह आएंगे तो पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ऑफर हायर कॉन्फिडेंस लेवल इन डेटा कलेक्शन कंपेयर टू अटेम्प्टिंग कंप्लीट पॉपुलेशन कवरेज, सही है, तो कॉन्फिडेंस लेवल इन डेटा कलेक्शन कंपेयर टू, तो आपको क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा डेटा कलेक्शन में वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप मल्टीपल पॉपुलेशंस की तरफ जाएंगे, आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसमें ज़रूर आपको इस तरह मल्टीपल फैक्टर्स होंगे जो एरर के चांसेस क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है इट्स अनदर टॉपिक इन रिसर्च, सही है, तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ अब कॉन्फिडेंस लेवल ही स्टडी कर ले, आगे आएंगे, क्योंकि इसका अपना एक जब हम स्पेसिफिकली बायोस्टैटिस्टिक में कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल,
मीन मीडियन मूड जितने भी सारी चीज़ें हैं उसमें ये शायद आपने पढ़ा भी होगा और आ भी जाएगा। एनेबल रिसर्चर एंड पॉपुलेशन दैट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी इन दियर इंटायरिटी। सही है, तो इंटायर पॉपुलेशन को आप स्पेसिफिकली स्टडी नहीं कर सकते, आप अनएबल होंगे, और सैम्पल आपको एनेबल बनाता है कि आप इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी कर लें बाय ड्राविंग सैम्पल फ्रॉम द इंटायर पॉपुलेशन। डिसएडवांटेज क्या है? ज़रूर एक मैन मेड चीज़ है, सही है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इसमें आ सकती हैं, सही है। इस सैम्पल बनाने के लिए एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है, वरना बयासनेस आएगी, सही है। नीचे लिखा भी है कि मैं इंट्रोड्यूस वेरियस बयासनेस इफ नॉट केयरफुली डिज़ाइन, और बयासनेस जो है वो रिसर्च के वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को कंप्रोमाइज़ बनाती हैं। द सैम्पलिंग प्रोसेस, सही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सैम्पलिंग जब आपने परफॉर्म करनी है, केयरफुली आइडेंटिफाई एंड करेक्टरिस्टिक द टारगेट पॉपुलेशन फ्रॉम विच यू विल ड्रा योर सैम्पल। दिस एस्टेब्लिश द बाउंड्रीज ऑफ योर रिसर्च। ब्राइटनेस को क्या हो गया? Define population, clearly identify and characterize the target population from which you will draw your sample. This establish the boundary of your research. तो clearly आपने define करना है कि मैंने कौन सा population जो है वो target करना है, उसके geographical boundaries आपने define करने के, कहाँ से कहाँ तक मैंने क्या करना है, उसको target करना है population को। Specify sampling frame. Develop a comprehensive list of the item or even possible to measure within your defined population. This operationalize your population definition. आपने फिर क्या करना है, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब ये कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक, कौन कौन से जो करेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की वो आपने देखनी है। तो स्पेसिफिकली सैम्पल आपने वहाँ से ड्रा करना है जो मैक्सिमम आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर ले। सेलेक्ट सैम्पलिंग मेथड। चूज एन अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर सेलेक्टिंग आइटम्स आर इवन फ्रॉम योर सैम्पलिंग फ्रेम बेस्ड ऑन रिसर्च नीड्स एंड कंस्ट्रेंट्स। सही है। इसके बाद हमारे पास आगे आ रहे डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, सही है, और आपके सैम्पलिंग फ्रेम पे डिपेंड करता है कि आप सैम्पलिंग फ्रेम पे किस तरह डिपेंड करता है, वो बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और टाइप्स में आ रहे हैं तो वो बाद में मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि सैम्पलिंग फ्रेम पे किस तरह जो है आप सेलेक्ट मेथड, जो सिलेक्शन मेथड है वो अप्लाई करेंगे। आप अपने कंस्ट्रेंट्स लिमिटेशंस को देखेंगे, जो रिसर्च नीड्स है उसको देखेंगे, और उसी हिसाब से आपके साथ सैम्पलिंग के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं तो आप अपनी रिसर्च के थ्रू एक सही मेथड्स है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। आगे मेथड्स नेक्स्ट स्लाइड में आपको मेथड्स पढ़ाए जाएंगे कि सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। सैम्पल साइज़ जो होता है वो एक मैथमेटिकल फार्मूला है, सही है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला है, मल्टीपल फार्मूलाज है, एक नहीं है, मल्टीपल फार्मूलाज है। तो आप वहाँ से उसमें डेटा पुट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल पुट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशंस वगैरह, वेरिएंस, रेंज, ये सब डेटा अगर आप पुट करेंगे वहाँ पर तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपके पास एक फिगर आएगा। फॉर एग्जांपल 350 आ गया, 450 आ गया, 400 आ गया, तो 400 आपका सैम्पल साइज़ होगा और आपने 400 लोगों से डेटा कलेक्ट करनी है। अब जिस डिजीज़ आप देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि 400 बंदों में वही डिजीज़ मौजूद हो या ना हो, आपने सिर्फ 400 बंदों से डेटा कलेक्ट करनी है। उसमें से 20% आ सकते हैं, 30% आ सकते हैं, 40% आ सकते हैं, 10% आ सकता है, 80% आ सकते हैं, डिपेंड करता है। बट आपके पास अगर 400 का सैम्पल साइज़ आ गया तो इट मीन्स के 400 बंदों से आपने अपने रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करना है। इम्प्लीमेंट प्लान एंड कलेक्ट डेटा, तो आपने फिर इसके लिए प्लानिंग करनी है कि मैंने किस प्लानिंग के थ्रू सैम्पल से डेटा कलेक्ट करना है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन मैंने करनी है, कौन से स्टेप पे कौन सा डॉक्यूमेंटेशन करनी है, सही है, और किस प्रोटोकॉल्स के थ्रू, किस तरीके के थ्रू मैंने जो डेटा है वो कलेक्ट करना है। तो प्रोटोकॉल्स भी आपको बताए जाएंगे, जिस तरह एथिकल कंसंट्रेशन हो गई, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई, ऑटोनॉमी हो गई, ये सब जो है ये आपके पास प्रोटोकॉल्स है जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करेंगे। समझ में आई बात। और डॉक्यूमेंटेशन स्टेप का मतलब ये है कि कहाँ पर आप ओरल डेटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ पर आप क्वेश्चनेयर के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ पर आप स्केड्यूल के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन ईच स्टेप की एग्जांपल हो गई।
सैम्पलिंग टेक्निक। ये डायग्राम यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन ऊपर जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। फर्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द सेकंड इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग आते हैं। ये दूसरा जो है ये वाला, ये इट्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में आपके पास स्नोबॉल, कन्वीनियंट, जजमेंटल एंड कोटा। तो ये 8 किस्म के कंबाइंड सैम्पलिंग हो गए, इसके अलावा भी हैं, बट मोस्टली जो 2 मेजर क्लासेस है सैम्पलिंग की वो 2 है। एक को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरे को हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। ऊपर लिखे प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग एंड नीचे लिखे नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सैम्पलिंग क्या होता है आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से देखिए इस पॉइंट से, probability sampling provide every element in the population a known non-zero chance of selection, enabling statistical invariance. Non-probability methods, while more convenient and sometimes unnecessary, do not allow for calculation of sample error and limit generalizability. Probability sampling ये होता है, probability sampling simply कि मैं आपके क्लास में आऊँ और मैंने रिसर्च करनी है स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स के एटीट्यूड पे रिसर्च करनी है, स्टूडेंट के बिहेवियर पे रिसर्च करनी है। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अप्लाई की, प्रोबेबिलिटी, तो क्लास में से मैं रैंडमली किसी को भी उठा सकता हूँ या अटेंडेंस शीट में से किसी भी बंदे का नाम मैं ले सकता हूँ। तो सबके चांसेस है कि वो रिसर्च सैंपल का हिस्सा बन जाए। मतलब कि आपके क्लास में ना मैंने कोई क्राइटेरिया रखा है, न मैंने कोई एज ग्रुप रखा है, न मैंने कोई क्या इंटेलिजेंट क्वेश्चन का कोई लेवल रखा है, न मैंने कोई बिहेवियर लेवल रखा है, न मैंने कोई वो सीरियसनेस का लेवल, मैंने कुछ भी लेवल नहीं रखा। मैं आ गया क्लास में और मैंने रैंडमली एक एक बंदे को उठाया कि मैंने आप लोगों पे रिसर्च करनी है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि उस क्लास में हर बंदे का चांस बन रहा था, हर बंदे, मैंने किसी को कोई भी सुपीरियरिटी नहीं दी, हर बंदा रिसर्च सैंपल का हिस्सा बन सकता था। तो इसी तरह के सैम्पलिंग को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉन प्रोबेबिलिटी में हर बंदे का चांस नहीं होता। नॉन प्रोबेबिलिटी में मैं जिस बंदे को चाहूँ, मैंने कोई क्राइटेरिया सेट किया होगी, जो बंदा उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है वो रिसर्च सैंपल का हिस्सा होगा, अदरवाइज कोई और रिसर्च सैंपल का हिस्सा नहीं होगा। नॉन प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल इस तरह है कि मैं आपकी क्लास में आऊँ और मैंने स्टूडेंट्स पे रिसर्च करनी है, तो मैं कहूँगा कि 3.5 प्लस जिसका जीपीए आता है फॉर एग्जाम्पल, या 3 प्लस जिसका जीपीए आता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो रिसर्च सैंपल का हिस्सा बन सकते हैं, बाकी रिसर्च सैंपल का हिस्सा नहीं बन सकते। अब यहाँ पर क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने कोई क्राइटेरिया पहले से डिफाइन की, तो जो बंदा उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा तो वो सैंपल का हिस्सा बनेगा, और जो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा वो सैंपल का हिस्सा नहीं बन सकता। तो इसी तरह रिसर्च में दोनों टेक्निक यूज़ हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी मेथोडोलॉजी पे कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं जिसमें आप रैंडम सिलेक्शन करते हैं, सही है, और आप नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ जाते हैं जिसमें आप कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं और आप क्या करते हैं, वहाँ से सैंपल ड्रॉन करते हैं उस क्राइटेरिया के बेस पे। द चॉइस बिटवीन दिस अप्रोचेस फंडामेंटली शेप्स द रिसर्च डिजाइन एंड डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ कंक्लूजन कैन बी वैलिड ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी रिजल्ट, सही है। तो आप सैम्पलिंग जो टेक्निक होगा वो आपकी रिजल्ट्स और फाइंडिंग और रिसर्च डिज़ाइन पे क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। हर रिसर्च डिज़ाइन के लिए प्रोबेबिलिटी सूटेबल नहीं है, हर रिसर्च डिज़ाइन के लिए नॉन प्रोबेबिलिटी सूटेबल नहीं है। कुछ रिसर्च है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे, कुछ रिसर्च जिसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और स्पेसिफिकली ये नहीं है, कुछ रिसर्च में हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं, कुछ रिसर्च में हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं प्रोबेबिलिटी के, कुछ रिसर्च में हम क्लस्टर सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं, सही है, और कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं जिसमें हम स्नोबॉल की तरफ जाएंगे नॉन प्रोबेबिलिटी में, कन्वीनियंट, जजमेंटल, कोटा। तो ये मैं जब एक एक टाइप को आपको डिस्कस करूंगा ना, तो वहाँ से आपको बता दूंगा कि कौन से रिसर्च में किस टाइप हमने, किस सैम्पलिंग टेक्निक की तरफ हमने जाना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रिंसिपल्स, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग as a method that uses random selection process so that all units or cases in the population have an equal
आर नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर इंक्लूजन इन द स्टडी। समझ में ये बात, प्रोबेबिलिटी मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जितने भी लोग होते हैं पॉपुलेशन में, तो सबके चांस हैं, आइदर दे कैन बी सेलेक्ट और रिजेक्ट। सही है, 50-50 प्रोबेबिलिटी है हर बंदे की, 50-50। मैं जब आपकी क्लास में नहीं आया और मैंने किसी को नहीं उठाया था, तो आपकी क्लास में जितने भी बंदे थे सबकी 50-50 प्रोबेबिलिटी थी कि वो मेरे सैंपल का हिस्सा बन जाए। सही है, तो हर बंदा हो सकता था। जब मैं आया मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो कुछ लोग जो है वो रिजेक्ट हो गए, कुछ लोग सेलेक्ट हो गए, लेकिन ये रैंडम था, कोई क्राइटेरिया इसकी नहीं थी। तो इस तरह सैम्पलिंग को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रैंडम सैंपल रिक्वायरमेंट, for sample to be truly random every member of the population must have equal chance of selection। अगर आपने एरर को कम करना है, अगर आपने बायसनेस को कम करना है, अगर आपने सैंपल को ट्रूली रैंडम बनाना है, तो आपने फिर किसी बंदे को अपने वेल के मुताबिक सेलेक्ट नहीं करना। आपने ब्लाइंडली आपने क्या करना है, आंखें बंद करके आपने कहा कि 6 बंदे उठ जाए, 8 बंदे उठ जाए, 10 बंदे उठ जाए, तो हर बंदे का चांस बन सकता था कि वो उठ जाए। सही है, तो इसी तरह के पॉपुलेशन, इसी तरह के सैंपल होते हैं रैंडम सैम्पलिंग। दिस इक्वल प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल इज फंडामेंटल टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी इंश्योर एन अनबायस्ड सैंपल। यही चीज़ जो है रैंडमनेस, वो आपको अनबायसनेस की तरफ लेके जाती है। बायसनेस का मतलब ये कि आपका किसी ख़ास फ़र्द, किसी ख़ास पॉपुलेशन के तरफ रुझान नहीं है कि मैंने ये सेलेक्ट करना, ये नहीं करना। अगर आप इस तरह अपनी रिसर्च में कहेंगे कि भाई जो नज़दीक है उसको सेलेक्ट करूँगा, जो दूर है वहाँ नहीं जा सकता, पैसे लगेंगे, तो ये किसको कहते हैं, बायसनेस। और बायसनेस आपकी रिसर्च को क्वेश्चनेबल बनाती है, वो आपके रिसर्च को एक्सेप्टेबिलिटी उसकी कम करती है, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कम करती हैं। बायस कंसर्न, थर्ड बात वही आ गई बायस कंसर्न की। When sample are selected incorrectly or without adherence to randomization principle, that may become biased sample. Such bias systematically skews result and threaten the validity of the research finding। Simply मैंने explain भी किया कि अगर आप बायसनेस की तरफ जाएंगे, आप randomization नहीं करेंगे, आप randomness की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो सैंपल होगा वो बायस्ड बन जाएगा। बायस्ड सैंपल जो होते हैं वो रिजल्ट, ये भी स्क्यूनेस, ये टर्म्स अपने साथ नोट किया करें। सही है, स्क्यू, सही है, स्क्यू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्राफ यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं स्क्यूनेस ऑफ डेटा, कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये स्टैटिस्टिक में है। सही है, तो यहाँ से नोट करें, तो आपको वह जब वहाँ पढ़ेंगे तो आप सर से पूछ भी सकते हैं कि स्क्यूनेस क्या होती है, और वहाँ पर आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। सही है, तो वो आपके जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, तो अब थोड़ा सा और शायद डिफ़िकल्ट हो जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप सिंपली के, जिस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, ऑन आइदर साइड ऑफ द स्क्यू, इतना समझ ले, तो वो डेटा एक्सेप्टेबल होता है। सही है, उसमें आउटलायर्स भी कम होते हैं और वो एक्सेप्टेबल होता है, और वो डेटा वैलिड भी होता है। तो ये आपकी स्क्यूनेस और वैलिडिटी को कंप्रोमाइज़ बनाता है अगर आप बायसनेस की तरफ जाते हैं। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप्स है। सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, अपटन यूजेस रैंडम नंबर जनरेशन और टेबल्स टू सेलेक्ट विदाउट पैटर्न और बायस। सही, तो आप कोई पैटर्न नहीं देख रहे, कोई करेक्टरिस्टिक नहीं देख रहे, कोई क्राइटेरिया नहीं देख रहे, रैंडमली आप पॉपुलेशन से बंदों को सेलेक्ट कर रहे, तो दिस इज कॉल्ड सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, population is divided into distinct subgroup based on shared characteristics, then sample are drawn from each stratum proportionally। अब क्या है, अब डिस्ट्रिक्ट कोहार्ट में 5 जगह है। डिस्ट्रिक्ट कोहार्ट में KDA है, डिस्ट्रिक्ट कोहार्ट में फॉर एग्जांपल पिंडी रोड है, डिस्ट्रिक्ट कोहार्ट में जंगल खेल है, डिस्ट्रिक्ट कोहार्ट में क्या है, हंगू पाटक है। अब यहाँ पर आपने डेटा कलेक्ट करना है, आपके स्टडी का जो सैम्पल जो है वो फॉर एग्जांपल इंटायर पॉपुलेशन, या जो टारगेट पॉपुलेशन है वो होल कोहार्ट है, पूरा कोहार्ट आपका इंटायर पॉपुलेशन है। अब आप इस तरह करेंगे कि इन सब से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर हर फर्द से, तो आप इस तरह करेंगे कि 20 बंदों का ग्रुप आप KDA, 20 बंदे का नंबर आप डिपेंड करके 20 बंदे मैंने KDA से लेनी है, 20 बंदे मैंने हंगू पाटक से लेने हैं, 20 बंदे मैंने पिंडी रोड से लेने हैं, 20 बंदे मैंने जंगल खेल से लेने हैं। तो इस तरह जब आप डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, ये भी रैंडम होगा, इसकी भी कोई क्राइटेरिया नहीं होगी। तो आप जब रैंडम बनाते कि ये सेम करैक्टरिस्टिक को शेयर करते, तो इसी तरह के सैम्पलिंग को हम कहते हैं, इसी तरह के सैम्पलिंग को हम कहते हैं
स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये कि आपने स्ट्रेटा बना लिया। क्या बना लिया? स्ट्रेटा। ग्रुप बना लिया, ग्रुप ऑफ पीपल बना लिया, सिर्फ इसलिए कि आप इजीली हर स्ट्रेटा से पॉपुलेशन या सैंपल ड्राइव कर ले। तो आप 20 बंदों का सैंपल लेंगे केडीए से, 20 बंदों का हंगू पाठक से, 20 बंदे पेंडे रोड से, तो इसी तरह वो आपके लिए सैंपल हो जाएगा। तो ये भी रैंडम होगा, लेकिन जब जियोग्राफिकली वास्ट लोग हो, मतलब कि जियोग्राफिकल जो सेग्रीगेशन हो कि 5 बंदे कोहाट का यहाँ पर आबाद है, 5 घर वहाँ है, 5 घर, तो इस तरह अगर वो स्प्रिट फॉर्म में हो ना, तो फिर आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। Systematic sampling. Selection follows systematic pattern up to random start point, such as selecting every 7th element from the sampling frame. सही है, 7th हो सकता है। सही है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब ये होगा कि आपकी पॉपुलेशन साइज जो है, पॉपुलेशन साइज वो 200 है। क्या है? 200 है। और आपने ये डिफाइन कर लिया कि मैं हर 10वें बंदे को क्या करूँगा? सैंपल का हिस्सा बनाऊँगा। या आपके पास 2000 पॉपुलेशन है, 2000, और आपने ये कहा कि 2000 आपके पास एंटायर पॉपुलेशन है, तो आपने ये कहा कि 2000 से मैं डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता, मैं इस तरह करूँगा कि हर 20वें बंदे से मैं डाटा कलेक्ट करूँगा। सही है। तो इसी तरह आप क्या करते हैं? आप पहले बंदे से डाटा कलेक्ट करते हैं, 21 बंदे से डाटा कलेक्ट करते हैं, 41 बंदे से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका सैंपल का हिस्सा बनाते हैं, 61 को, 81 को, 101, 121। तो इसी तरह हर 20 इंटरवल 20 बंदों के बाद आप एक बंदे को सैंपल का हिस्सा बनाते हैं, ख़ास एक पीरियड और ख़ास एक ग्रुप ऑफ पीपल के बाद। तो इसी तरह को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो पहला पॉइंट आपका 20 भी हो सकता है, पहला पॉइंट आपका 1 भी हो सकता है, पहला पॉइंट आपका 15 भी हो सकता है, पहला पॉइंट कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन आपने सिस्टमेटिकली ये डिफाइन किया कि मैं हर 20 बंदे के बाद एक बंदे को सैंपल का हिस्सा बनाऊंगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैटर नहीं करता, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, इसके बाद फिर आप हर 20, ये मैंने इस एग्जाम्पल दी, इस पर भी एक फार्मूला है सिस्टमेटिक का। सही है कि आपने कौन से वाले को हिस्सा बनाना है सैंपल का। तो इसी तरह के सैंपल को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर, यूजुअली ज्योग्राफिक, देन एंटायर क्लस्टर आर रैंडमली सेलेक्टेड फॉर इंक्लूजन रेदर देन इंडिविजुअल। तो क्लस्टर्स का क्या मतलब होगा? स्ट्रेटिफाइड में ये था कि हम इंडिविजुअल एक ग्रुप से एक एक बंदे को लेते थे। क्लस्टर ये नहीं होता। क्लस्टर हम पहले से जियोग्राफिकली उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जियोग्राफिकली उनको क्या करते हैं? ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जिस तरह हंगू पाठक एक ग्रुप में आ गया, पिंडी रूट दूसरे ग्रुप में आ गया, और इनमें से फिर हम क्लस्टर को सेलेक्ट कर ले, एक बंदे को सेलेक्ट नहीं कर ले बल्कि ग्रुप को सेलेक्ट कर ले रैंडमली। सही है। इंटायर क्लस्टर को हम ले ले पॉपुलेशन में, तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग में है। क्लस्टर का मतलब होता है कि आपने जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। स्ट्रेटिफाइड में हम क्या करते थे? उसी क्लस्टर में से एक बंदा ले लेते जो रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन क्लस्टर में हम फिर एक बंदा नहीं लेंगे, पूरा एंटायर क्लस्टर को हम पॉपुलेशन सैंपल का हिस्सा बनाएंगे। तो इसी तरह के सैम्पलिंग को कहा जाता है क्लस्टर सैम्पलिंग। एंड दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आप क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, probability stratified sampling, probability systematic sampling and probability cluster sampling। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नेक्स्ट क्लास में।